पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एफ एक्स में इनइक्वलिटी देख लो भाई, एक्स आपको कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में एक्स की पावर 1/3 सबसे बड़ा होगा, इसके बाद एक्स की पावर 1/2 होगा, फिर एक्स की पावर 3 होगा और फिर एक्स की पावर 5 होगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? भाई जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे, बोलो, वैसे वैसे 0 से 1 में वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब 0 से 1 में एक्स की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन सबसे बड़ा होगा, 0 सर से 1 एक्स की पावर क्या 1/2 इंटू डी एक्स है। ये वाला इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यूब से सबसे बड़ा होगा, और ये वाला इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स से बड़ा होगा। इसका मतलब I1 I2 से बड़ा होगा, I2 I3 से बड़ा होगा और I3 I4 से बड़ा होगा। ऐसा है। अब सर इसके हिसाब से आप अपने ऑप्शन बना दीजिए कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। दिखा भाई, बोलिए। चलिए, गुड। ये बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज, मतलब इनमें से इनइक्वलिटी क्या होगी I1 I2 I3 में, विच वन इज ग्रेटर? इन चारों में किस इंटीग्रेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और किस इंटीग्रेशन की वैल्यू सबसे कम होगी? तो इसमें हमें किस इंटरवल में देखना है? एक्स जो है वो लाई कर रहा है 0 से π/4 के बीच में। तो अगर हम 10x को देखेंगे तो 10x हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, और अगर cot x को देखेंगे तो वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। यानी cot x 1 से बड़ा होगा, है कि नहीं, और 10x जो है वो 1 से छोटा होगा। ऐसा है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बस रिजल्ट वाइज देख लो। अगर हम 10x की पावर cot x करते हैं तो ये नंबर 1 से छोटा है और उसकी पावर 1 से ग्रेटर नंबर आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप 10x की पावर 10x करते हो तो दोनों 1 से छोटे नंबर है, दिख रहा है। इसके बाद अगर आप cot x की पावर 10x करते हो तो cot x तो 1 से बड़ा है बट 10x 1 से छोटा है। फिर अगर आप cot x की पावर cot x करते हो तो 1 से ग्रेटर नंबर की पावर 1 से ग्रेटर हो जाएगा, देख लो। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा, हाँ या ना। तो ये हम कह सकते हैं कि cot x की पावर cot x सबसे बड़ा होगा। क्या कहते हो भाई, बोलो। सेकंड होगा ग्रेटर नंबर 1 की पावर में, जब 1 से छोटा नंबर रखेंगे तब। तो सेकंड में क्या ग्रेटर होगा, बोलो। cot x की पावर 10x। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। इसके बाद जब 1 से छोटा नंबर है, हाँ या ना, 1 से छोटा नंबर और उसकी पावर 1 से छोटी है, जैसे 1 से छोटा नंबर हाफ ले लो, हाफ की पावर 2 रखो और हाफ की पावर 1/2 रखो, दोनों में बड़ा क्या होगा, जल्दी बताओ। हाफ की पावर 2 रख दो तो वो 1/4 होगा, और हाफ की पावर हाफ करोगे तो 1/√2 होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। तो 1/√2 और 1/4 में बड़ा क्या होता है, बोलो। 1/√2। 1/√2 ग्रेटर होता है कि नहीं, बताओ मुझे। तो इसका मतलब 1/√2 ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब अगली बार क्या आएगा, 10x की पावर 10x, ऐसे कंपेयर कर लेना था। और सबसे छोटा क्या होगा, 10x की पावर cot x। उसके बाद आएगा 0 से π/4 में cot x की पावर 10x dx। उसके बाद आएगा 0 से π/4 10x की पावर 10x dx। और उसके बाद आएगा 0 से π/4 10x की पावर cot x इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब सबसे ग्रेटर I4 है, I4 के बाद क्या है, I3 है, I3 के बाद क्या है, I3 के बाद है 10x की पावर 10x। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो I2 है और फिर क्या है, I1। ये सही आंसर है। क्या ये आंसर सबको समझ में आया, कैसे कैलकुलेट किया, ये बात दिखी सबको कि नहीं, बताओ। यस सर। तो कई बार क्या होता है, एफ एक्स और जी एक्स आपको आपस में एफ एक्स और जी एक्स के इंटीग्रेशन को सेम
x टेंडिंग टू a में कंपेयर करना है, तो आप fx और gx को कंपेयर कर लो, उसके हिसाब से आप एनालिसिस लगा सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए a के इंटीग्रेशन भी पूछा गया है, एक बार जरा इसको भी सॉल्व कर ही लो। 0 से इनफाइनाइट टू e की पावर माइनस एक्स dx, इसको सॉल्व करके बताओ। क्या करोगे इसमें? 0 से इनफाइनाइट के बीच में बॉक्स में इतनी बार मैंने आपको समझाया है, वो तुरंत आपके दिमाग में क्यों नहीं चल रहा है भाई? 2e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, देख लो आराम से सब लोग। बोलो भाई, 0 पे वैल्यू 2 आ रही होगी, यस सर। तो इससे पहले एक लाइन कहीं 1 वाली तो आ ही रही होगी ना बॉक्स लगाने पर, और हमें 0 के आगे ही जाना है। 1 ये वैल्यू कहाँ लेगा? तो तुरंत 2e की पावर माइनस एक्स को 1 के बराबर कर लो, तो e की पावर माइनस ln2। एक्स हाफ के बराबर आएगा, तो x की वैल्यू ln2 आ जाएगी। हाँ या ना? तो जैसे ही आप 0 से ln2 के बीच में जाएंगे, ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 वाली लाइन को। यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? 2 को। इसके बाद इसके बाद सारी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 0 को। तो हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? बोलो। 0 से इनफाइनाइट, तो बस ये एरिया निकाल लो, काम खत्म। क्या बोलते हो भाई? तो इसमें ये बिर्थ कितनी है? 1, और ये कितना है? ln2। तो सीधा आंसर कितना हो गया भाई? 0 से इनफाइनाइट बॉक्स ऑफ 2 e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का ln2। नहीं समझे क्या? अरे बोलो यार, तुरंत आपने बॉक्स लगा के इसका ग्राफ सोचा और खट से आंसर लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो। गुड नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं। गुड। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज होती है, वो ये है कि जैसे fx जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। fx जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर x लाइज बिटवीन a टू b, एंड fx जो है वो ग्रेटर देन 0 है। 0 हो सकता है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इफ x जो है वो a से b के बीच में लाई करता है, तो fx हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन है। अच्छा, अब अगर ऐसा है, ठीक है, एंड आपसे कहा गया कि a से b में fx का जो इंटीग्रेशन है वो 0 दिया हुआ है, तो देन fx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b होगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है a से b के बीच में, एक पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है किसके बीच में? a से b के बीच में, और a से b के बीच में उसका इंटीग्रेशन 0 है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो फंक्शन 0 होगा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? ये मतलब होना भी चाहिए भाई, कोई फंक्शन पॉजिटिव है तो a से b के बीच में उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी ना। हाँ या ना? 0 आने का मतलब हुआ वो a से b के बीच में क्या हो जाए? 0 हो जाए, तभी ऐसा होता है। ये ध्यान रखिएगा। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन एक मतलब पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं? इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो ये प्रॉपर्टी बोलो। fx एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव फंक्शन है, पहली चीज। 2 से 10 में और 4 से 6 में इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? 0 है ना? तो इसका मतलब fx जो है वो हमेशा 0 होगा फॉर ऑल x लाइज बिटवीन 4 to 8। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब f ऑफ 6 की वैल्यू सर्टेनली क्या हो जाएगी? 0। अरे हाँ या ना बताओ, ये सीधा आंसर हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? गुड। इसके बाद आइए नेक्स्ट में, अगर मैं इसी एक और रिजल्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम
वैल्यू कैपिटल M एंड स्मॉल m इन बिटवीन x लाइज बिटवीन a टू b, मतलब a से b के बीच में उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू m और m दी हुई है। देन a से b के बीच में जो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा स्मॉल m इंटू बी माइनस ए से कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के बीच में लाई करेगा। अगर ऐसा है तो ये रिजल्ट भी आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। कई बार आपको ये प्रूव करना होता है ना कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इससे छोटा है या इससे बड़ा है, ऐसे ऑप्शंस बन सकते हैं, तो उसके लिए ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर आपको किसी फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आइडिया है ए से बी के बीच में, तो उसके इंटीग्रेशन की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो m इंटू बी माइनस ए होगी और उसके इंटीग्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू m इंटू बी प्लस ए होगी। अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आपने ये कहा किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ए से बी के बीच में आपने डिफाइन की, सपोज मैं आपसे कहूँ कि फंक्शन ऐसे बन रहा है, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई इन बिटवीन ए से बी, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई क्या, स्मॉल m, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इससे ऊपर फंक्शन नहीं अचीव कर रहा है, कैपिटल M इन बिटवीन x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं a से b की बात करूं तो a से b के बीच में अगर आप उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये एरिया मिलेगा। देख लीजिए आराम से, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो, a से b के बीच में अगर आप उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही तो एरिया मिलेगा, हाँ या ना, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे अगर हम m इंटू बी माइनस ए को जस्टिफाई करें तो m इंटू बी माइनस ए में ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं, सोचो, नहीं समझ रहे हो। अगर आप यही चीज m इंटू बी माइनस ए में देखोगे तो ये वाला एरिया होगा और ये वाला एरिया इस वाले एरिया से डेफिनेटली ग्रेटर होगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए भाई। और यहीं पे अगर आप इसके एरिया की मिनिमम वैल्यू जस्टिफाई करोगे तो उसमें ये स्मॉल m वाली वैल्यू मिनिमम वाला एरिया ले लेगी। सोच के जवाब दो भाई, ये वो मिनिमम वाला एरिया हो रहा है तो ये एरिया सबसे छोटा होगा, वो वाला एरिया सबसे बड़ा होगा। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई, ग्राफिकली बताओ। तो ए से बी के बीच में जो एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो इस वाले एरिया से ग्रेटर होगा, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, और इस वाले एरिया से छोटा होगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है आपको, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, कुछ भी कर लो इससे बड़ा इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो इससे आगे आप जा नहीं पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, बोलो, क्लियर हुआ ना। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस, मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ऐसा ही होगा, समझ गए भाई। अगर हम क्या बात करें, एफ एक्स को अगर हम साइन एक्स की पावर 10 ले लें, सोचो, वो भी x को आप ले लो कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सोचो, अरे हाँ या ना बताओ, ये फंक्शन कैसा है भाई, इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका एफ डेस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा इंक्रीजिंग है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, बोलो, एफ ऑफ पाई बाई 2 पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी बताओ, एफ ऑफ पाई बाई 4 पे। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना होगा बोलो, 1 होगा कि नहीं, और एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2 की पावर 10। अब इसी को हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर लेना है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। जैसे ही आप ये काम पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट करोगे, साइन एक्स की पावर 10 लेके इंटू डी एक्स, देख लीजिए जैसे आप पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आया कि नहीं भाई, वही आंसर मिल जाएगा मिनिमम मैक्सिमम। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई स्मॉल m, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई कैपिटल M, तो यही एफ एक्स स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में हो गया, वही b माइनस से लगा दिया। समझ गए कि नहीं भाई। चलिए अगला सर वाला करिए, अगला वाला करिए।
अगले वाले में आपको अपना fx फंक्शन ले लेना है 1/2 प्लस ln x, और x की वैल्यू आपको लेनी है 1 से e के बीच में। देखो 1 से e के बीच में ये फंक्शन का नेचर चेक कर लो। अब यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए तो एफ डैश एक्स का कॉन्सेप्ट है ही ना आपके पास। एफ डैश एक्स को यूज करके आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में तो कमेंट कर ही सकते हैं, बस वही कमेंट आपको करना है। एफ डैश एक्स यूज करके आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में तो कमेंट कर ही सकते हैं ना, बस आपको वही कमेंट करना था, उतने से काम हो जाना है। देख लीजिए आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। हो गया? राइट वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कौन सा, ये साइन वाला या ये 2 की पावर वो 2 प्लस हाँ ln x? यस सर, यस कौन सा, ये वाला कि साइन यस सर, यही राइट वाला। 2 प्लस ln x? यस इसमें क्या था कि ये एक फंक्शन दिया था जिसको हमें 1 से e के बीच में इंटीग्रेशन करना है, तो बस हमने इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। तो डिफरेंशिएट किया तो हमको पता चल गया फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, लास्ट वाले बाउंड्री पॉइंट यानी ई पर, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी 1 पे। तो वही हमने कहा f1 से छोटा होगा fx और fe से बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका स्मॉल m, ये हो गया आपका कैपिटल M। तो जैसे आप उसको 1 से e के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए इंटू एम से b माइनस ए इंटू कैपिटल M के बीच में होगी। यही प्रूफ करना था। यस सर। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको वो रिजल्ट प्रूव करना है तो आप मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा के ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा के। ये वाला रिजल्ट आप मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बोल सकते हो कि ये इस इंटीग्रेशन किससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। उसका लॉजिक यही रहा, ग्राफिकली हमने देखा तो हमें यही पता चला। समझ गए कि नहीं भाई, क्लियर है? अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, सही है, और ये ln 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, हमें ये प्रूफ करना है कि नहीं? देखो पहला क्या प्रूफ करना है, दिख रहा है सबको कि नहीं? आपको यही प्रूफ करना है। अब यार इसमें तो भाई वन, भाई मैक्सिमम मिनिमा तो लग नहीं रहा है, तो इस टाइप की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन के लेफ्ट और राइट में हम दो ऐसे फंक्शन एज्यूम करते हैं, फंक्शन के लेफ्ट और राइट में हम दो ऐसे फंक्शन एज्यूम करते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकें। फंक्शन के लेफ्ट और राइट में हम ऐसे दो फंक्शन एज्यूम करते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकें, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अब ऐसे दो फंक्शन हम एज्यूम करेंगे लेफ्ट और राइट जिनका इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो और जो नॉन इंटीग्रेशन हो, है कि नहीं? तो उनको आप सॉल्व करके आंसर बताइए। तो अब 1 प्लस एक्स की पावर 6, भाई 1 में x की पावर 6 ऐड हो रहा है तो उस पावर को एडजस्ट करते हुए आपको सोचना है। समझ रहे हो क्या सोचना है? और ऐसा फंक्शन 0 से 1 के बीच में उस ऐसा एक फंक्शन सोचना है जो नॉन इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो। अब बताओ 1 की पावर x रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आप सोच सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इस सेम फॉर्मेट से मिलता जुलता? सोचो जल्दी से, इस सेम फॉर्मेट से मिलता जुलता आप ऐसा कौन सा फंक्शन सोच सकते हैं? भाई बताओ, नहीं कुछ समझ में आ रहा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना। हाँ, मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? बोलो भाई। हमने यस इस सर। फंक्शन को देखते हुए ऐसे दो फंक्शन एज्यूम किया, और ये ऐसे दो फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। तो हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट सोचा कि भाई ऐसे दो फंक्शन लें जिनका इंटीग्रेशन हम कर पाए। क्यों? इसमें मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट अगर हम सोचेंगे भी तो हम पाई बाई 2 और ln 2 तो नहीं ला सकते क्योंकि 0 और 1 रखेंगे तो उससे पाई बाई 2 और ln 2 तो नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं सोचना है। तो अब हमने क्या सोचा कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर 6 जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा होगा ही। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 से बड़ा होगा क्योंकि एक्स 0 से 1 के बीच में है, और ये दोनों 1 से बड़े फंक्शन है, ये 1 से छोटा है, तो ये इन दोनों से तो ये बड़ा होगा ही। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब रूट ले लिया क्योंकि हमें रूट में कंपेयर करना है, रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि हमें रेसिप्रोकल का कंपेयर करना है। अब हमें दो ऐसे फंक्शन लेफ्ट और राइट मिल गए जिनका इंटीग्रेशन हम ए से बी के बीच में कर सकते हैं। तो बस उसी इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हमने अपना आंसर लिख दिया।
मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताओ। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो। समझ रहे होगे? बोलिए। गुड। अब इसी यस तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो पूछा गया एक्चुअली, कि आपको प्रूफ करना है। मैं प्रूफ दैट करा दे रहा हूँ, ऑप्शंस बना के क्वेश्चन बन सकता है इसलिए। तो आपको वो थॉट कनेक्ट करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये वैल्यू पाई बाई 4 रूट 2 से छोटी होगी, और ये वैल्यू पाई बाई 6 से बड़ी होगी। इसमें भी उसी टाइप का दिमाग लगाना है। ऐसे दो इंटीग्रेशन लेफ्ट और राइट बनाने जो आप करना जानते हैं, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और x 0 से 1 के बीच में, और x 0 से 1 के बीच में। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब समझ रहे होगे। एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूं मैं। भाई सिंपल सी बात थी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब था कि नहीं? और x 0 से 1 के बीच में था। हमें ऐसे इंटीग्रेशन सोचने जो हम सॉल्व कर पाए। अभी इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ है ना? तो इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स स्क्वायर और ले लो। अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा होगा, ये तो 0 से 1 के बीच की बात है। पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है 0 से 1 में। तो यहाँ पे एक्स क्यूब अगर हम हटा दें तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और इस एक्स क्यूब को अगर एक्स स्क्वायर लिख दें तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब ये दो ऐसे फॉर्म बन गए, ये दो ऐसे फॉर्म बन गए जिनका इंटीग्रेशन आप जानते हो, रूट लगा के। तो बस रूट लगा के दोनों को लिख के रेसिप्रोकल में लिख दिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन हमने कर लिया, दोनों का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स में आएगा, 0 से 1 लिमिट रखेंगे, यही रिजल्ट आ जाएगा। तो कई बार आपको लेफ्ट और राइट फंक्शन एज्यूम करने पड़ सकते हैं ऐसे, जिनका इंटीग्रेशन आप जानते हो। समझ में आया कि नहीं? तो वो एजम्पशन लेना आपको आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट बात। वो एजम्पशन लेना हमें आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या ये बात हम क्लिक कर पा रहे हैं और ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। बोलिए भाई। तो ऑब्वियसली थॉट क्या आया दिमाग में, बोलो। थॉट आया कुछ दिमाग में? क्या सोचें जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बताओ। बोलिए भाई। तो ये तो मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 की पावर 1/3। एक चीज सबके दिमाग में आ रही होगी कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। बोलो हाँ या ना? यस सर 1 प्लस एक्स की पावर 8 को कुछ मान लो। क्या मान लो? कुछ भी ले लो, टी क्यूब ले लो। ले सकते हो कि नहीं? यस तो सर एक्स की सीधे पावर सीधे एक्स 7 की पावर इंटू डी 7 एक्स, dx आ जाएगा। यस और ये शायद आ जाता है 3/8 टी स्क्वायर डी टी। यस नहीं, सर तो ये बन जाता है 3/8 टी स्क्वायर बाई टी डी टी। तो सीधा टी आ जाता है, टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? जी सर और ये शायद 3/8 बाहर आएगा। लिमिट कितनी है, 0 से 1 चल रही है क्या? अच्छा, जब टी आपने अज्यूम किया है तो शायद लिमिट चेंज होके ये 1 से बन जाएगी ना। 1 से लेके कहाँ तक? 2 तक, या 2 की पावर 1/3 तक। और इसमें 1 से लेके 2 की पावर 1/3 रख देंगे, हाँ या ना? तो 3/8 2 की पावर 2/3 माइनस 1/2। अब यार ये कंपेयर करो कि ये 1/8 से बड़ा है या नहीं, हाँ या ना? ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो आराम से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वैल्यू 1/8 से कंपेयर करने में तो टाइम लग जाएगा ना। अरे हाँ या ना बताओ। नहीं समझे? बोलो। इस वैल्यू को 1/8 से कंपेयर करने में तो टाइम लगाओगे ना। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे तो इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट लेना नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करना था
भाई x की पावर 7 में अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जो 1 से बड़ी है वो डिवाइड कर दो, सोचो क्या ये x की पावर 7 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है। सोचो भाई, ये क्वांटिटी Yes, 1 sir. से बड़ी है, 1 से बड़ी क्वांटिटी किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे, हाँ या ना, वो नंबर कुछ भी हो तो वो नंबर और छोटा हो जाता है कि नहीं। जी सर. 1 से बड़ी क्वांटिटी किसी भी नंबर में डिवाइड करो तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। Sir. ऑब्वियसली। क्लियर हुआ कि नहीं भाई। जैसे b एक पॉजिटिव नंबर है और आपने उसमें a डिवाइड किया, a 1 से बड़ा है, तो b बाई a जो है वो हमेशा b से छोटा होगा। ये समझे कि नहीं बताओ। अगर उसमें हम ऐसी कोई क्वांटिटी डिवाइड कर दें जो 1 से बड़ी, तो ये हमेशा छोटा ही आएगा। बस खत्म, अब तो इंटीग्रेशन करोगे सीधा आंसर आ जाएगा। 0 से 1 x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 की पावर 1/3 इंटू डी एक्स करो, ये हमेशा x की पावर 8/8 लिमिट 0 से 1 रख दो। यही हमें प्रूव करना था कि 0 से 1 x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 की पावर 1/3 इंटू डी एक्स हमेशा 1/8 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। नहीं क्या, बोलिए। तो इनइक्वलिटी में कई बार आपको लेफ्ट और राइट फंक्शन एज्यूम करने पड़ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। समझ में आया। या मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू आप ले सकते हैं, इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। समझ में आया। अगर कोई फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, जैसे ये वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है ए से बी में और वो ऑलवेज पॉजिटिव है और उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 दी हुई है, तो वो फंक्शन हमेशा 0 होगा। सही है। और या फिर अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, अगर एफ एक्स जी एक्स से ग्रेटर है तो ए से बी के बीच में, तो उसका इंटीग्रेशन भी ए से बी के बीच में ग्रेटर होगा। तो कई बार इंटीग्रेशन कंपेयर करने के लिए ऑप्शंस में आते हैं, तो उसमें आप अंदर वाले फंक्शन को कंपेयर करते हो, कई बार उसमें मैक्सिमा मिनिमा लगा देते हो, कई बार उस फंक्शन के लेफ्ट और राइट आप फंक्शंस ऐसे एज्यूम करते हो जिनके बीच में वो फंक्शन लाई करे, उससे ज्यादा वेरिएशन इस पे नहीं होगा। क्या है, मेरी पूरी बात सब लोग समझ पा रहे हो, ये बताओ। Sir. बोलिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। जैसे उसमें सबसे जो पहला रिजल्ट जिस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया अब तक कई बार, वो ये है कि अगर हम आई एन ले लें किसको, 0 से π/4 10x की पावर n इंटू डी एक्स को, तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू 1/n-1 होता है। ये रिजल्ट कई बार पूछा गया है। सही है ना। ये कई बार ये रिजल्ट पूछा गया, ऐसा क्यों होता है। सिंपल थॉट है, देखो अगर हम आई एन को 0 से π/4 10 की पावर एन एक्स लें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बाई पार्ट सोचना पड़ेगा। तो n-2 इंटू एक्स इंटू 10² x इंटू डी एक्स लिख दो। इसको लिख दो 0 से π/4 10 की पावर n-2 इंटू एक्स sec² x -1 कर दो। तो 0 से π/4 10 की पावर n-2 इंटू एक्स डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अगर आई एन में 10 की पावर n है तो आई n-2 में 10 की पावर n-2 होगी। तो ये आई एन, अच्छा यहाँ पे इसको टी मानेंगे, ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 10 की पावर n-1 x बाई n-1, इसी में लिमिट रख देंगे 0 से π/4 और ये आई n-2 हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आई एन प्लस आई n-2 इक्वल टू 1/n-1। दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई, बताइए। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चंस में। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि आई एन 10 की पावर एन एक्स डी एक्स है, तो आई एन प्लस आई n-2 हमेशा कितना होगा बताओ, 1/n-1। आप आराम से लगा दीजिएगा। एन कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। जैसे अब देखिए, इस पर बेस क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आया कि आई एन, लेट आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4 10 की पावर एन एक्स डी एक्स, देन i9 प्लस i7 कितना होगा। अब आप इसको सॉल्व करो, i9 i7 n की वैल्यू 9 हो गई, तो सीधा आपका आंसर कितना आएगा बताओ। बीच में 8 बच रहा है ना, तो आंसर कितना आएगा, 1/8। 1/8। खत्म।
1/n-1 आता है ना, दिखा कनेक्शन, n(n-2) और यहाँ क्या आ जाता है n-1, 9 7 बीच का 8 बचा, 1/8 आंसर हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी भी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. में रिडक्शन में यूज होता है वो ये है, 0 से π/2 साइन की पावर nx dx, इसी को आप कहते हैं 0 से π/2 cos की पावर nx dx। सही है ना? यहाँ पर जो रिजल्ट आता है in का, देन वो रिजल्ट आता है कि in अपॉन in-2 इक्वल टू n-1/n, in अपॉन in-2 इक्वल टू n-1/n। एक तो ये यूज होता है। दूसरा, मतलब एक तो ये रिजल्ट बनता है इसका, दूसरा इसमें रिजल्ट आता है in की वैल्यू का, वो रिजल्ट आता है n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, ऐसे करते करते यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है 3 2 1, मतलब 3 2 या तो 1 ऐसे जाता है, या n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 से करते करते, मतलब 4 3 2 1 ऐसे जाता है। अगर ऐसे खत्म होता है तो बाद में एक π/2 मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया? अब बात ऑब्वियसली अगर n इवन है तो ये काम ऐसे होगा, और अगर n ऑड है तो ये काम ऐसे होगा। ये दूसरा रिजल्ट है इसके फॉर्मूले का, कि अगर आपको कहीं ये सॉल्व ही करने को कहा जाए तो इसका ये प्रोडक्ट आप डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सॉल्विंग में, चाहे एरिया हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्विंग में, जहां आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वहां पर ये रिजल्ट उस सिचुएशन में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। ऐसा है इनमें, जहां आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वहां ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाते हैं उन सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के केस। अब ये हो कैसे रहा होगा? सिंपल लॉजिक है, देखिए भाई, in आपने क्या लिया है, 0 से π/2 साइन की पावर nx इंटू dx लिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए भी आप क्या करोगे, 0 से π/2 साइन की पावर n-1x इंटू साइन एक्स dx लगा दोगे। अब इसमें बाई पार्ट लगा दो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे, सेकंड को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और इसमें लिमिट रख दो 0 से π/2, जैसे ही लिमिट रखोगे ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ आएगा n-1 साइन की पावर n-2 इंटू एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स ऑलरेडी है तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसी कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो ये n-1 0 से π/2 साइन की पावर n-2 इंटू एक्स, और साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब यहाँ जो in है वो क्या आ गया, n-1 के साथ in-2 आ गया, और n-1 के साथ in फिर आ गया। in पूरा इधर ले आया तो n इंटू in इज इक्वल टू n-1 इंटू in-2 आ जाता है। तो यहीं से रिजल्ट आता है in/in-2 इक्वल टू n-1/n। दिखा सबको कि नहीं, बताओ। अब इवन और ऑड की बात करते हैं। जैसे अगर हम I10 निकालना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 0 से π/2 साइन की पावर 10 इंटू एक्स है, तो हम कहेंगे कि भाई I10/I8, ये वैल्यू 10/9 आएगी, है ना। फिर हम क्या कहेंगे कि I8/I6 जो है वो कितना आएगा, बोलिए। I8/I6 6/7 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि I6/I4 कितना आएगा, 6/5 हो जाएगा। फिर ऐसे हम कहेंगे कि I4/I2 कितना आएगा, बोलिए, 4/3 आएगा।
इसके बाद आप कहेंगे कि I2 बाई I0 कितना आएगा? बोलिए। 1 by I2 बाई I0 कितना आएगा? 1/2. 1/2 आएगा। हाँ या ना? अब जैसे ही आप sir. सबको Multiply मल्टीप्लाई करेंगे तो I10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करते ही I10 कितना आ जाएगा? I10 बाई I0 जो है वो कितना आ रहा है देखो, 10 9 8 7 दिख रहा है सबको? फिर 6 5 4 3 2 1 1 पे खत्म हुआ। अच्छा I0 एक्स्ट्रा में बच गया, वही I0 मल्टीप्लाई होगा तो I0 की वैल्यू क्या होगी? 0 से π/2 1 इंटू dx, इसी की वैल्यू आप π/2 मल्टीप्लाई, 5/2. तो वही I10 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज n कैसा है? इवन है। समझे कि नहीं ये बात? समझ गए sir. अच्छा यहीं पे अगर ये आपको I11 काउंट करना होता तो क्या फर्क आता? बोलो। अभी भी IN बाई IN-2 ही चल रहा होता कि नहीं? Sir, अभी भी IN बाई, 9 हाँ वही चल रहा होता, तो अभी भी आप क्या लिखते? I11 7 बाई I9, 9 आंसर क्या होता? 11/10। फिर I9 बाई I7 लिखते, ये क्या होता? 8/9 8/9। फिर I7 बाई I5 लिखते, ये क्या होता बेटा? 6/7 6/7। फिर I5 बाई I3 लिखते, ये क्या होता? 4/5 4/5। फिर I3 बाई I1 लिखते, ये क्या होता? 2/3. 2/3। और फिर I1 ही आपको चाहिए होता। बोलो। Yes sir. जैसे आप मल्टीप्लाई करते तो I11 बाई I1 बच जाता और वही सेम मल्टीप्लिकेशन आ जाता। ये 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो यहाँ आपको I1 चाहिए होता और I1 क्या हो जाता? 0 से π/2 साइन की पावर x साइन x dx, इसकी वैल्यू 1 होती है। अरे हाँ या ना? तो यानी कि अब हाँ. I11 का आंसर क्या आ जाता? 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दिखा क्या? तो अब इसको याद रखने का तरीका सिंपल है। अगर 1 पे खत्म हो रहा है जाकर लास्ट में यहाँ 1 आ रहा है तो π/2 नहीं लेना है। अगर यहाँ 1 खत्म हो रहा है तो π/2 मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 1 कब खत्म होगा? जब n कैसा होगा? इवन। और यहाँ 1 कब खत्म होगा? जब n कैसा होगा? और तो इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई होगा, इवन नहीं है तो π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या ये पूरी कहानी और ये रूल समझ में आया सबको? अब जैसे इंटीग्रेशन आपके सामने आएगा तुरंत आप ये रूल एकदम ध्यान रखिएगा। आप जैसे इंटीग्रेशन आपके सामने आएगा तुरंत आप उस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के सीधा रिडक्शन रिजल्ट उठा के लिख दीजिएगा। उससे ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको कतई जरूरत है ही नहीं। सीधा Sir. इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात Yes सबको sir. समझ में आ रही है? बोलो। Yes sir. गुड। इसके बाद अगला वाला जो इंटीग्रेशन, जैसे अब मान लीजिए मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं कि फाइंड, अब जल्दी से आंसर देना, 0 से π/2 cos की पावर 8x इंटू dx। अब तो सीधा आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे? Yes sir. 8 7 6 5 6 5 4 4 3 2 1 1 यहाँ 1 खत्म हुआ, into π/2 π/2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। तो आप उसमें फालतू Yes sir. रिडक्शन लगा के वो सब करने की जरूरत ही नहीं। हाँ या ना? अब यहीं पे अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लेता कि इफ in इक्वल टू 0 से π/2 cos की पावर nx dx, ठीक है, फाइंड I20 बाई I18, क्या होगा? अब आपने पढ़ा है ना? क्या? 19/20. हाँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसमें in बाई in-2 की वैल्यू क्या आती है? n-1/n। तो सीधा इसका आंसर क्या हो गया बताओ? 19/20। खत्म। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसमें रिडक्शन सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया है। तो बस उसी रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज करके सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। क्या है, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? Yes sir.
किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बता सकता है अभी भी इस पूरे रिजल्ट में, कहीं भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर इस वजह से हम ये बात नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो बताइए। मेरे हिसाब से सब लोग समझ रहे होंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस वक्त। क्लियर है? जी सर। अब इसी में एक रिजल्ट और जनरल होता है, अगर दोनों साइन और कॉस एक साथ आ रहे हैं, वो रिजल्ट लिख लो। यूज हो गया कई जगह, कैलकुलेशन रिड्यूस करने में यूज हो जाता है। रिजल्ट ये है कि 0 से π/2 साइन भी हो और कॉस भी हो। इसको भी एज अ रिडक्शन फॉर्मूला ही प्रूव करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये n है तो n-1, n-3, n-5 ऐसे करते करते जाते हैं, तो लास्ट में या तो 1 बचता है या 2 बचता है। ऑब्वियसली इवन और ऑड के हिसाब से चलोगे तो लास्ट में या तो 1 बचेगा या 2। सेम m-1, m-2, m-3 से लेके लास्ट में या तो 1 बचेगा या क्या बचेगा 2, इवन और ऑड के हिसाब से, हाँ या ना। और होल डिवाइडेड बाई दोनों m और n, दोनों m और n ऐड कर दो तो m प्लस n आ गया, और फिर 2 माइनस करने लगो तो m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में या तो 1 बचेगा या 2। इसके बाद इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो k से। अच्छा, ये जो k है वो डिसाइड होता है किसके हिसाब से? m और n के हिसाब से। अगर m और n बोथ क्या है, इवन है, तो k की वैल्यू π/2 रखते हैं, अदरवाइज हमेशा 1 रख देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? जी सर। बस ये सिंपल रिजल्ट है, और ये रिजल्ट भी आपके कैलकुलेशन को कई जगह रिड्यूस करता है। ये रिजल्ट भी आपके कैलकुलेशन को क्या करता है, कई जगह रिड्यूस कर देता है। इसलिए ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, ये जो पावर है इसमें ऑड 1, 3, 5 सब माइनस करते जाओ तब तक जब तक 1 या 2 ना आ जाए। ये वाली पावर है, इसमें भी 1, 3, 5 माइनस करते जाओ कब तक, सॉरी 1, 3, 5 माइनस करोगे ना, गलत लिख दिया है, 1, 3, 5 माइनस होगा ना। कब तक, जब तक क्या ना आ जाए, 1 और 2 ना आ जाए। सेम m और n ऐड करो, उसमें भी 2 करके माइनस करते जाओ, है कि नहीं? 2, 4, 6 ऐसे माइनस करते जाओ, तो कब तक, जब तक 1 और 2 ना आ जाए। इसके बाद अगर m और n दोनों इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? चलो अब इस फॉर्मूले को सिर्फ यूज करके क्वेश्चंस में यूज कर लो। जैसे 0 से π/2 साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 3x आ जाए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो। दिखा क्या? यस सर। तो क्या करोगे बताओ? सीधा सॉल्व करके आंसर लिखेंगे भाई। 5 और 3 यानी π/2 मल्टीप्लाई करना नहीं है ना? तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, फिर सर 2। फिर इसमें फिर 2 माइनस करते चले जाओ तो 2, यस सर। अगली बार क्या आ जाएगा 2 आ गया, रुक गए। अरे 1 और 2 आ जाए तो रुक जाते हैं ना। यस सर, रुक गए सर। हाँ, इसमें 3 में से 1 माइनस 1 किया 2, सीधे सीधा ही 2 आ रुक गए। गया। 5 प्लस 3 8 हो गया, 8, sir. 8 के बाद 6, 6 के 6 बाद 4, 4 के बाद 2। स्टॉप, π/2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई। 1/20 को क्या ये बात समझ पाए सब लोग? कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं? जैसे अब आपको सॉल्व करना है 0 से π/2 साइन की पावर 10x इंटू कॉस की पावर 6x dx। बोलो, अब दोनों इवन है, से पहले π/2 मल्टीप्लाई होगा ना। 10 में से 1 माइनस किया, 9, 7, 5, 3, 2, 1, खत्म। यस सर। 6 में आओ, 5, 5, 3, 3, 1, 1। यस सर। फिर 10 और 6, 16 हो गया, 16, 14, 14, 12, 12, 10, 10, 8, 8, 6, 4, 2, 2, खत्म। 2 साथ में क्या मल्टीप्लाई, 5/2। 5/2। इसी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है हमने। यस क्या कहते हो भाई? सर। जैसे ही सॉल्व करोगे सीधा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना बोलो भाई। कोई कंफ्यूजन या Yes, डाउट sir. आ रहा हो तो बताओ। तो बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है, सीधा सिंपलीफाई करना है, आंसर आ जाना है। बोलिए, गुड।
एक रिडक्शन रिजल्ट और है जो यूज हुआ है एक आध बार क्वेश्चंस में, वो ये है आई एन इज इक्व टू 0 से 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन इंटू डी एक्स। ये रिजल्ट भी यूज हुआ है। हाँ, और ये शायद रिजल्ट था आई एन बाई आई एन माइनस वन इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस वन। ये था शायद आई एन बाई आई एन माइनस वन इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस वन। ए मतलब ये वाली पावर, ठीक है ना। ये शायद था, एक बार ये रिजल्ट यूज हुआ है, एक बार ऐसा क्वेश्चन बना है, तो आने के चांसेस तो बन ही सकते हैं भाई, नहीं क्या। तो ये रिजल्ट भी रफली आप अपने दिमाग में तो बस समझ। अच्छा, सिंपल है, अगर मान लो नहीं है तो सीधा इसको प्रूफ कर लेंगे हम। कैसे? वही टेक्निक है। तो मान लेंगे। इसको क्या बाई पार्ट लगा देंगे, तो बाई पार्ट में एक्स की पावर 0 अलग ले लो और 1 माइनस एक्स यस की सर, पावर ए एन अलग करके बाई पार्ट लगा दो। यस जैसे सर, बाई पार्ट लगाओगे तो एक्स 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन, इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 1, जिसमें 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एन 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस वन, और साथ में माइनस ए एक्स की पावर ए माइनस वन इंटू डी एक्स आ जाएगा। यहीं पे एक्स की पावर एडजस्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा एन, लिमिट 0 से 1, 0 से 1, एन तो बाहर आ गया, और ये बचा 1 माइनस एक्स की पावर ए भी बाहर आ गया, और एक्स की माइनस एक्स की पावर ए अलग आ गया। इसी में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटू डी एक्स कर दो। 1 वाला पोर्शन इसके साथ ले लो, तो एन ए इसके साथ आ गया 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन इंटू डी एक्स। माइनस वाला पोर्शन अलग कर लो, तो 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर ए ना, माइनस साथ में ही चल रहा है, माइनस वाला पोर्शन अलग कर लो, तो प्लस 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स आ गया। अब देखो ध्यान से, आई एन इसके साथ 1 प्लस एन ए आ गया, और ये आ गया आई एन माइनस वन, इसके साथ एन ए आ गया। देखो वही रिजल्ट आया कि नहीं, आई सर एन बाई एन आई अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू एन ए एन अपॉन अपॉन 1 प्लस वन एन। प्लस एन ए। ये देखो दिख रहा है कि नहीं भाई सबको, बोलिए। तो ये रिजल्ट भी एक आध बार यूज हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। अब इस पर बेस जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, एक बार क्या बताऊं, कि आई 100 इज इक्व टू 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 इंटू डी एक्स, एंड आई 101 इक्वल टू 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 इंटू डी एक्स। तो आपको फाइंड करना था आई 101 बाई आई 100, सही है ना, इंटू 5051, इसकी वैल्यू। सीधे समझ रहे हो ना, सर, सीधे सीधे लिख देंगे। ये पूछा गया था। हाँ, तो अब अगर आपको ये रिजल्ट पता है कि आई एन बाई आई एन माइनस वन क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस वन, जहाँ पे एन की वैल्यू हम क्या लेंगे 5050 आंसर आ जाएगा। 101, और ए की वैल्यू 50 ले लेंगे। जैसे ये यूज करोगे तो आई 101 5050 बाई आई 100 इज इक्वल टू 5050 बाई 5051 5051 आएगा, क्रॉस इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5051 तो आंसर सीधा हमें क्या मिल जाएगा 50। 5050। नहीं तो हम रिडक्शन वाला रिजल्ट लगाते फिर ऐसा काम करते, बट अगर आपके पास है तो आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये रिजल्ट, इस तरह के जनरल रिजल्ट हम वहां प्रूफ कर ले जाएंगे, वो दिक्कत हमको नहीं है कि नहीं। तो रिडक्शन में जनरली कॉन्सेप्ट क्या है, बाई पार्ट लगा के हम वो रिजल्ट प्रूफ करते हैं। और भी हैं, मतलब रिजल्ट और भी बन सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इतने ही है। इतने रिडक्शन वाले रिजल्ट से आपका काम हो जाएगा, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। एक ये रिजल्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, एक ये रिजल्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, और एक ये 10 वाला रिजल्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, ये वाला। बस इन 3 रिजल्ट से आपका काम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। जनरली ठीक इन्हीं सर। 3 रिजल्ट का यूज अभी तक हुआ है, एक ये रिजल्ट भी क्वेश्चन वाइज यूज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? गुड। अब आइए रिडक्शन के बाद अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द फंक्शन के कॉन्सेप्ट की। एरिया
बाउंडेड बाई कर्व्स या बिटवीन दी कर्व्स भी बोल सकते हैं, सही है ना। तो हम बाउंडेड मतलब पहले एक बाउंडेड रीजन बनाएंगे, फिर उस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। हमारा एम ये है, पहले हम एक बाउंडेड रीजन बनाएंगे, फिर उस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, ये हमारा एम है। तो ऑब्वियसली अब रिजल्ट वाइज अगर आप चलो तो सिंपल है कि अगर एरिया आप एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे ये फंक्शन है, सही है ना, आप एक्स के अलोंग एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिंपल है भाई, स्ट्रिप लेते हैं आप जाके dx डिस्टेंस पे, Yes, sir. यही तो आप करते हैं, dx डिस्टेंस पे स्ट्रिप लेके Yes, उसी sir. को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये एरिया वाला रिजल्ट क्या आता है, a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अब आपको पता तो होता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है कि नहीं Sir. भाई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन का कुछ पोर्शन क्या हो, a से b के बीच में पॉजिटिव हो, कुछ पोर्शन कैसा हो, निगेटिव हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो भाई निगेटिव वाले को निगेटिव ही लेते हैं, बट एरिया कैलकुलेट करने में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में, किसका, y इक्वल टू एफ एक्स का, तो अब आप क्या करते हैं, पहले ये वाला जो पॉइंट होता है a से c, उसमें आप माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, सही है ना। और फिर जो ये c से b वाला पॉइंट होता है, उसमें आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो यानी कि ओवरऑल हमने क्या देखा कि अगर हमें क्या करना हो, बाउंडेड एरिया निकालना हो ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन बिटवीन क्या क्या, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, तो हमारा जो एरिया का आंसर होगा वो होगा a से b मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये पहला रिजल्ट हुआ। अगर एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व करते हैं हम, बाउंडेड एरिया a से b के बीच में निकाल रहे हैं, तो a से b मॉड एफ एक्स डी एक्स लगा देंगे। अब अगर वो निगेटिव भी होगा तो मॉड की वजह से जैसे ही मॉड ओपन करेंगे तो प्लस माइनस में वो साइन एडजस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो जहां आपको ऐसा बाउंडेड एरिया निकालना होगा वहां आप निकाल लेंगे। क्लियर है, बोलिए भाई। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक समझिए। पहले x के लॉन्ग समझ लेते हैं, फिर y के लॉन्ग की बात करते हैं। यानी कि अब अगर यही चीज ऐसे होती, बाउंडेड एरिया ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स इन बिटवीन x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी के बीच में, तो भी एरिया वाला रिजल्ट क्या हुआ, एरिया वाला रिजल्ट होता है a से b, ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ये a से b के बीच में एफ एक्स और जी एक्स के बीच का बाउंडेड एरिया होता है, उसका रिजल्ट है। आप एफ एक्स में से जी एक्स माइनस करेंगे a से b के बीच में और बाउंडेड एरिया निकाल देंगे। अब होगा क्या, सिचुएशंस क्या क्या होंगी। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि a एफ एक्स और जी एक्स दोनों a और b पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हो, बोलो, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर y इक्वल टू जी एक्स और y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो सीधा बाउंडेड एरिया यही हो गया, हाँ या ना। एक सिचुएशन ये होगी कि एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हो भाई, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना। और एक सिचुएशन ये होगी कि एफ एक्स और जी एक्स ए से बी के बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, मतलब ए और बी पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट ए से बी के बीच में भी एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई सिचुएशन पॉसिबल है, बताओ, हाँ या ना। या तो वो ए और बी पे इंटरसेक्ट करेंगे तो बाउंडेड रीजन बनेगा, या वो ए और बी के बीच में कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, हाँ या ना। या फिर ए और बी के बीच में वो किसी पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो जब हम यहाँ एरिया निकालेंगे y इक्वल टू जी एक्स ये रहा, y इक्वल टू एफ एक्स ये रहा, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा,
यहाँ पर भी एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे, पॉजिटिव ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे देखो, जब हम मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो यहाँ पर जी एक्स माइनस एफ एक्स होगा, तो ये निगेटिव ओपन होगा मॉड की नहीं, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। और यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे। तो इसीलिए पूरा जो तीनों केसेस को इंक्लूड करते हुए जो मैंने रिजल्ट लिखा है वो ये लिखा है। अब जहां जैसी सिचुएशन बन जाएगी वहां आप इस मॉड को उसी हिसाब से ओपन कर देंगे। मेरी बात Yes. समझ में आ रही है? एक फंक्शन एफ एक्स होगा, एक फंक्शन जी एक्स होगा, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, जितने रीजन में जो फंक्शन माइनस हो रहा होगा उतने रीजन में वो फंक्शन माइनस करके आप एरिया लिख देंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये लास्ट सिचुएशन है, दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दिए होंगे, उनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालने का ये लास्ट सिचुएशन होता है। इससे ज्यादा सर टफेस्ट सिचुएशन नहीं आई। हाँ बेटा, सर अगर सी लास्ट केस में सी अगर ए बी का मिड पॉइंट होगा तो फिर एरिया 0 हो जाएगा क्या? क्यों जीरो क्यों होगा यार? एरिया तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना, ये भी एरिया कुछ आएगा, ये भी एरिया कुछ आएगा, जीरो क्यों हो जाएगा? ये दोनों एरिया ऐड होंगे ना हमेशा। तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन से कंफ्यूज हो गए बेटा। जैसे ये था, ए से बी के बीच में ये ऑड फंक्शन है, अगर हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन लेते हैं तो वैल्यू जीरो हो जाती है कि y इक्वल टू एफ एक्स हो, y इक्वल टू जी एक्स हो और y इक्वल टू एच एक्स हो। मान लो ये एफ एक्स हो, ये जी एक्स हो और ये एच एक्स हो, और तीनों का बाउंडेड एरिया आपको निकालना हो। ऐसी सिचुएशन है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, ये सपोज ए और बी आ गया। ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये सी आ गया। सही है। अब आपको टोटल बाउंड एरिया निकालना है, तो टोटल बाउंड एरिया ये हो गया, दिखा सबको? Yes. तो आप जब इसका एरिया एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए से सी के बीच में क्या होगा, fx minus hx. जी एक्स में से एच एक्स माइनस होगा। Yes sir, gx minus hx. सही है ना? मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा अगर मॉड लगाते हैं। और Yes, सी sir. से बी के बीच में क्या होगा, एफ fx एक्स माइनस एच hx. एक्स हो जाएगा। बस Yes, ये है sir. टेक्निक। आप समझ गए कि नहीं भाई? Yes sir. तो वो तो डिपेंड करता है ना। अब ए और बी पॉइंट के लिए क्या करोगे, फॉर ए हमने किसको सॉल्व किया, एफ एक्स इक्वल टू, hx. सॉरी एच So एक्स इज gx इक्वल equals टू to जी hx. एक्स। हाँ, Yes sir. फॉर बी हमने किसको सॉल्व किया, fx equals एफ to एक्स इज hx. इक्वल टू एच एक्स। और फॉर सी हमने किसको fx सॉल्व equals किया, to gx एफ एक्स equals to इक्वल टू gx. जी एक्स। ये तीनों सॉल्व करके हमने ए बी सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए। नहीं समझे मेरी बात? सर समझ गया सर। बस ये मतलब हमने पहले रीजन डिसाइड किया, रीजन डिसाइड करके इंटीग्रेशन किया, बस ये फर्क था। तो रीजन डिसाइड करने में ही हमें टाइम लग सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी Yes. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे। बट ये जितना एरिया अभी हमने पढ़ा है एक्स एक्सिस के अलोंग पढ़ा है, अभी इसी को हम वाई एक्सिस के अलोंग भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। नहीं अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में क्यों करेंगे। अच्छा।